हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 8 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कौन से इंस्टीट्यूट ने इंडिया में टॉप किया है, कौन सी रैंकिंग के अंदर। 12th एडिशन दिया गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022, और ये हम बात करें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि टोटल 5 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये रैंकिंग जो है वो की गई है। और ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट है और ये 12th एडिशन है। और इंडिया में ये इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, जिसने टॉप किया है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन ग्लोबल लेवल पे इसकी रैंकिंग जो है वो 65th है, याद रखना है। ग्लोबल लेवल पे इस रैंकिंग के अंदर इस यूनिवर्सिटी, आप कह सकते हो इस इंस्टीट्यूट का रैंक जो है वो 65th है। और दूसरे स्थान पे आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है वो 72nd है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022 रिलीज की गई है और ये 12th एडिशन है। और ये कौन रिलीज करता है, क्यूएस मतलब कैरिली सीमेंट्स जो है वो इसको रिलीज करता है। और आईआईटी बॉम्बे का स्थान हम बात कर चुके हैं 65th है। और आईआईटी बॉम्बे का जो स्कोर है टोटल 100 में से वो 79.9 है। और आईआईटी दिल्ली का 72nd स्थान है, मतलब दूसरा रैंक अगर इंडिया में से किसी इंस्टीट्यूट का तो आईआईटी दिल्ली है। और इसका जो स्कोर है वो 78.9 है, मतलब एक डिफरेंस है सिर्फ स्कोर का। और रैंकिंग में आप फर्क जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कि 7 अंकों का जो है वो रैंकिंग में फर्क दिखेगा। लेकिन अगर आप टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस देखोगे इस रैंकिंग के अंदर, तो उसमें सिर्फ दो ही इंडिया के मिलेंगे, एक आईआईटी बॉम्बे और एक आईआईटी दिल्ली। और अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर इस रैंकिंग को देखो तो कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है सिर्फ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर, तो वो है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएसए में है। उसने इस लिस्ट के अंदर टॉप किया, टोटल स्कोर उसका 96.5 है। दूसरा स्थान जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का है और तीसरा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी की, क्योंकि टोटल 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज हैं जिसको ये कवर करता है। और उसमें भी आगे ये 51 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि ये ब्रॉड एरियाज कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो हमने कवर कर ली है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। फिर लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। नेचुरल साइंसेज है, मैसेच्यूसेट्स अगेन है। और फिर है सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर आप देखोगे लाइफ साइंसेज और सोशल साइंसेज में पहले नंबर पे है, लेकिन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सबसे आगे है। तो इस तरह के ये 5 ब्रॉड जो हैं वो थीम रखे गए हैं, या 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज जो हैं वो रखे गए हैं। लेकिन जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे कारण है कि ये हर साल पब्लिश की जाती है बाय सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट उन्हें जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी लेना है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रेफर कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज में जाना चाहते हैं तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अपनी यूनिवर्सिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैज लॉन्च द वन हेल्थ प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो ये एक तरह से डेमो प्रोजेक्ट होगा, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट जो पूरे इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। धीरे धीरे करके सारी स्टेट्स को कवर कर लिया जाएगा इसमें। लेकिन रिसेंटली कौन सी स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी का पार्ट है, उसने इसको लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया है दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी शामिल नहीं है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग शामिल नहीं है। इसमें जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी शामिल है और साथ में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी शामिल है। मतलब ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस का टाइप है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी हो गया, एक हमारे पास बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो गया, ताकि इस वन हेल्थ प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट किया जा सके। तो याद रखना है वन हेल्थ प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन जो है वो अपना जो सहयोग है वो दे रहे हैं। तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क जो है वो वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के बेसिस पे चलाया जा रहा है। और मेन ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का यही है कि एक नेशनल वन हेल्थ रोड मैप बनाया जा सके, जिसमें हम अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें।
और वन हेल्थ इंडिया प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से स्टार्ट किया गया था और इसका मेन मकसद है कि हम अलग अलग सेक्टर्स जो कि खास करके हेल्थ से जुड़े हुए हैं, किसी की भी हेल्थ, चाहे वो पशुपालन के रिलेटेड है, चाहे वो किसी ह्यूमन की है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो इन्वायरमेंटल हेल्थ है, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस के थ्रू हमने इन सबको इंप्रूव करना है। तो वन हेल्थ इंडिया के अंदर सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें इन्वायरमेंट हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, हम इसमें वाइल्ड लाइफ हेल्थ, इसमें ह्यूमन हेल्थ, इसमें पशुपालन, ये सारी चीजों की हेल्थ की जो है वो बात कर रहे हैं। तो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिसमें इन सबको जो है वो कवर किया जा सके। तो इस मिशन को जो कि वन हेल्थ स्पोर्ट यूनिट के थ्रू कवर किया जाएगा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल वन हेल्थ कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसके चेयरमैन जो है वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बनाए गए हैं। और करंटली प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? के विजय राघवन। तो वो इसके जो है वो इस कमेटी के चेयर, वन हेल्थ कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। तो सिंपली याद रखना है रिसेंटली कौन सी स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया है, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड बैंक और AIIB, ये आपको पता ही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये लोन प्रोवाइड करेगा 7500 करोड़ रुपीस कौन सी स्टेट को, ताकि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो वर्ल्ड बैंक है, एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो 7500 करोड़ बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दे रहा है स्टेट को, ताकि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट जो वो स्टार्ट किया जा सके। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है? गुजरात है। तो आंसर फिर से क्या होगा? ए होगा। तो अब देख सकते हो वर्ल्ड बैंक और ये ऑर्गेनाइजेशन 7500 करोड़ रुपीस दे रही है गुजरात गवर्नमेंट को, ताकि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो इस मिशन का मेन मकसद क्या है? तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2021 में, और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है वो 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी अगले 5 सालों के अंदर, जिसमें वो 35,000 के लगभग, 35,000 के लगभग गवर्नमेंट और लगभग 6,000 के आसपास जो है वो ग्रांटी नेट स्कूल्स को जो है वो कवर करेगी, जिसमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो है वो इंप्रूव किया जाएगा। जैसे आप कह सकते हो कि डिजिटल क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, तो 50,000 नए क्लासरूम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 20,000 कंप्यूटर लैब्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 5,000 टिंकरिंग लैब्स बनाने का लक्ष्य रखा गया, जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा बनाई जाएंगी। तो इसका मतलब जितना भी ये फंड होगा 7500 करोड़ जो इसमें दिया जाएगा, क्योंकि टोटल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना है, तो 7500 तो यहीं से आ जाएगा, ये दो ऑर्गेनाइजेशन दे देंगी। तो इसमें टोटल अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 41,000, क्योंकि आप देख सकते हो 35,000 ये हैं, लगभग 6,000 ये हैं, तो 41,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है बेहतर बनाया जाएगा, उनकी बिल्डिंग्स, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा। और इसको 3 फेज में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। लाइक आप कह सकते हो पहले रेजिडेंशियल स्कूल्स में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर इमर्जिंग स्कूल्स में किया जाएगा, फिर एस्पायरिंग स्कूल्स में किया जाएगा। तो अलग अलग स्कूल्स की कैटेगरीज बना के जो है वो इसको आगे जो है वो प्रदर्शित किया जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि क्वालिटी जो है वो एजुकेशन की वो इंप्रूव करनी है। क्वालिटी के साथ साथ वो तभी इंप्रूव हो सकता है जब इंफ्रा को हम इंप्रूव कर सकें, या हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकें जो स्किल्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो फ्यूचर रेडी बन सकें। लेकिन ये गुजरात की सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का नाम बताना है जो रिसेंटली इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है। तो ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो हुई है वो खंजर 2022 हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ये 9th एडिशन है जो इस बार एक्सरसाइज का हुआ है। ये 25 मार्च को एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन कहाँ पे स्टार्ट हुई है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। देखो 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एक्सरसाइज में। किस किस के बीच में हुई है? इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुई है। उसका नाम आपको पता लग गया, खंजर 2022 है। कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। और चौथी चीज, कहां पे ये एक्सरसाइज हुई है? हिमाचल प्रदेश में। ये 4 चीजें आपने किसी भी एक्सरसाइज में जरूर याद रखनी होती हैं। तो 9th एडिशन इंडिया किर्गिस्तान स्पेशल ज्वाइंट फोर्सेस एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट हुई है, और खंजर 2022 इसका नाम है। कहां पे हुई है? बकलो, हिमाचल प्रदेश में ये स्टार्ट की गई है। और मेन मकसद किसी भी एक्सरसाइज का क्या हो सकता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उसमें जो है वो लगभग हर तरह की स्किल्स को शेयर करना, जो भी स्पेशल प्रैक्टिसेस दोनों फोर्सेस के द्वारा की जाती हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना, और साथ में अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना।
तो मेन फोकस यही होता है कि बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे को सिखा सकें, एक दूसरे कंट्री के पास बेस्ट टू बेस्ट टेक्निक्स हैं वो एक दूसरे को सिखाई जा सकें, और ताकि हम किसी भी थ्रेट को, किसी भी तरह के अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सके, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। तो इसमें शूटिंग की प्रैक्टिस कह सकते हो, माउंटेन्स में किस तरह से सर्वाइव करना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हुई है, और साथ ही साथ जो है वो रेस्क्यू ड्रिल्स, डेमो डमीज खड़ी करके जो है वो उनको रेस्क्यू किया जाता है, फिर देखा जाता है कि हम आपस में जो है वो कितने कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और आपने याद रखना है ये खंजर 2022 जो एक्सरसाइज है किसके साथ है, किर्गिस्तान के साथ। और किर्गिस्तान की दोस्तों कैपिटल कौन सी है, बिश्केक है, याद रखना है कौन सी कैपिटल है, बिश्केक। और प्रेसिडेंट कौन है, सादयार ज़ैपरोव, सादयार ज़ैपरोव। और करेंसी कौन सी है, किर्गिस्तानी सोन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री गेट्स द अप्रूवल टू एक्सपोर्ट 364 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब देखो इंडिया नहीं दे रहा है उनको, इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी रेनी सीजन के दौरान, जब उस कंट्री में होगा तो वो एक्सपोर्ट करेगा 364 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कंट्री है दोस्तों नेपाल। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो नेपाल को पहले परमिशन मिल गई थी 39 मेगावाट की, वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेगा अपने पावर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, नवंबर के अंदर ये अप्रूवल दे दी गई थी कि वो इंडिया को जो है वो दे सकता है, इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। अब इनको और परमिशन मिल गई है 325 मेगावाट की और परमिशन मिल गया, मतलब टोटल हमारे पास कितना हो गया, 364 मेगावाट जो है वो यहाँ पे हो गया, ताकि वो रेनी सीजन के दौरान 2022 में इलेक्ट्रिसिटी को इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सके। तो नेपाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है हम इंडिया का दूर कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल में विंटर सीजन में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आता है तो वो इंपोर्ट करता है इंडिया से 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनना है, नेपाल में विंटर्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आता है तो हम दूर करते हैं, हम 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे देते हैं। और जब हमारे यहाँ पे रेनी सीजन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तब जो है वो हम कहाँ से लेते हैं, फिर नेपाल से ले लेते हैं। मतलब इसमें कोई पैसा नहीं पे किया जाता, इलेक्ट्रिसिटी के बदले इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पे कर दी जाती है। और सरप्लस एनर्जी जो जनरेट की जाती है वो एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया को, 400 किलोवाट जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन है उसके थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपने याद रखना है कि कौन इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दे रहा है, वो है नेपाल। और नेपाल के बारे में याद रखें, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा हैं, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी हैं, जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है नेपाल के, और दूसरा टाइम पीरियड उनका चल रहा है। और कैपिटल कौन सी है, काठमांडू। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन ने कौन सी स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उस स्टेट में सेटअप कर सकें। तो आप कह सकते हो टाटा स्टील फाउंडेशन और भी बहुत से सोशल काम जो है वो करता रहता है, लेकिन अब वो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं उस स्टेट में, और वो स्टेट कौन सी है, झारखंड। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जा रहा है, याद रख सकते हो सरायकेला में इसको बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा स्टील फाउंडेशन ने झारखंड गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है कि वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे, कहां पे, चांदिल में बनाएंगे, जो कि कहां पे स्थित है, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका मकसद जो है वो बहुत ही सिंपल है कि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे, टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाएंगे, ताकि ये लक्ष्य रखा जाए कि कम से कम हमने 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है 2023 के इस एकेडमिक सेशन के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा लक्ष्य रखा गया है, खास करके फ्यूचर रेडी बनाना है उनको, ताकि हर तरह की जॉब के लिए वो एलिजिबल हो, और खास करके जो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी दूर किया जा सके, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल का, फिटर का, टर्नर का, वेल्डर का, और अलग अलग तरह की स्किल्स देके इनको ट्रेन किया जाएगा ताकि ये हर तरह का काम कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्टिव नाम से पता लग रहा है क्या होगा कि जो नया यूथ है जो अलग तरह की स्किल्स लेके वैरायटी ऑफ काम जो है वो कर सकता है और अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, और उनको हम इंडस्ट्री रेडी जो है वो बना सके ताकि किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकें। और यहाँ पे बात हो रही है टाटा स्टील फाउंडेशन की। टाटा स्टील फाउंडेशन के जो हेड हैं वो रतन टाटा हैं, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो टीवी नरेंद्रन हैं। याद रखोगे, टीवी नरेंद्रन। रिसेंटली इनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया गया था। और झारखंड मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता ही है कि कैपिटल जो है वो रांची है, चीफ मिनिस्टर जो है वो हेमंत सोरेन है, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बायस जी। याद रखोगे, रमेश बायस। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो हर साल जो है वो कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मेन मकसद यही है
कि पूरे वर्ल्ड में हम हेल्थ को प्रमोट कर सके। खास करके कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो हेल्थ की बढ़ चुकी है। पहले लोगों ने ध्यान देना जो है वो छोड़ दिया था, काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करते थे। लेकिन दोबारा से थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है, और खास करके अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस जो है वो इंक्रीज हो गया है। और इस बार का 2022 का जो थीम रहा है वो रहा है आर प्लेनेट आर हेल्थ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो याद रखना है, ये 7 अप्रैल को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई थी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। तो थीम याद रखें, आर प्लेनेट आर हेल्थ। तो आप यहां पे देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया। और इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खास करके अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करता है ताकि ह्यूमन हेल्थ, प्लेनेट हेल्थ के ऊपर हम फोकस कर सकें, और खास करके ऐसी मूवमेंट्स चला सकें जो सोसाइटीज को हेल्थ के बारे में आगे बता सके कि किस तरह से हम किसी हेल्थ के कोई भी प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं। जैसे मेन फोकस जो किया जाता है वो मलेरिया के ऊपर, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर या और कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर फोकस किया जाता है, और खास करके वुमेन और बच्चों की हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है कि किस तरह से न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो उनको प्रोवाइड करनी है, किस तरह से सैनिटेशन का जो है वो ध्यान रखना है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता चुके हैं कि 7 अप्रैल 1948 में उसका निर्माण किया गया था। उसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, और उसका हेडक्वार्टर है जनेवा के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डीसीबी बैंक। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको अपॉइंट नहीं किया गया बंदे को, इसको री अपॉइंट किया गया है। सिर्फ इसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। और अगर आपको पता है कि पुराने कौन थे डीसीबी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, तो आप आंसर आराम से बता दोगे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? आंसर है हमारे पास बहुत ही सिंपल, मुरली एम नटराजन। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। पहले इनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म होने वाला था इस अप्रैल 2022 में, लेकिन अब 2022 से लेकर 2024 तक और बढ़ा दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई ने री अपॉइंटमेंट कर दी है मुरली एम नटराजन के एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक। और पहली बार इनको मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाया गया था 2009 के अंदर, 2009 में बनाया गया था। और डीसीबी बैंक में काम करने से पहले ये कई फॉरेन बैंक्स में काम कर चुके हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम कर चुके हैं, सिटी बैंक में काम कर चुके हैं, जो इंडिया में अपना बिजनेस वाइंड अप कर चुके हैं। तो इस तरह से इनका जो प्रोफाइल है वो बहुत ही बड़ा है बैंक्स के साथ, जिसके कारण इनका टाइम पीरियड 2 साल और बढ़ा दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है डीसीबी बैंक, जो कि एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट तो किया ही जाता है, लेकिन इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली आपको कंट्रीज में देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी शुरुआत 1930 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। एमडी और सीईओ की हम बात कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, ताकि जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टाई अप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो सिंपल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एक सिविल एयरक्राफ्ट को जो है वो मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेगा, और साथ में उसकी कार्गो कैपेसिटी भी बढ़ाएगा, सामान को इधर उधर लेके जाने में ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी भी बढ़ाएगा। तो ध्यान दे सकते हो आप कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है, मतलब एक सिविल एयरक्राफ्ट है जिसमें लोगों को लेके जाया जाता है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाएगा कि हवा में ही अगर रिफ्यूलिंग करनी है, दोबारा से फ्यूल भरना है किसी दूसरे जहाज के अंदर, तो उसमें भी काम में लाया जा सकता है, और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है सामान को इधर उधर। तो इससे पता लग रहा है कि यार आत्मनिर्भर भारत जो है वो हो रहा है, लेकिन ये टाई अप किसके साथ किया गया है? इजराइल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ किया गया है। तो एग्जामिनर आपको कंट्री का नाम भी पूछ सकता है, यहाँ पे इजराइल जो है वो आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कन्वर्जन होगी, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको आप कह सकते हो फ्राइटर एयरक्राफ्ट में बदला जाएगा। फ्राइटर का मतलब होता है कि जिसमें आप सामान को इधर उधर लेके जाने में एयरक्राफ्ट का यूज करते हो। इसमें क्या होगा कि फाइटर जेट जो होंगे उनकी एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि वो बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, उनको अब दोबारा से लैंड नहीं करना पड़ेगा रिफ्यूल करने के लिए, क्योंकि हवा में ही उनकी रिफ्यूलिंग जो है वो कर दी जाएगी दोबारा से। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पाइप के थ्रू जो है वो रिफ्यूलिंग हो रही है, और इस जहाज के अंदर जो है वो ये रिफ्यूलिंग कर रहा है, और यहाँ से रिफ्यूलिंग हो रही है। तो यहाँ से रिफ्यूलिंग करके इस फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग की जाती है। तो इस तरह से हम हवा में ही आजकल रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी एशियन जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 की?
तो अगेन इंपॉर्टेंट है बट स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है। ये एशियन जूनियर और कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 की इंडिया होस्ट करेगा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इंडिया की जो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने जो है वो बिड डाली थी कि हम होस्ट करना चाहते हैं और वो इस बिड को जीत चुके हैं। तो अब इंडिया जो है वो इसको होस्ट करेगा। तो ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया कोई फेंसिंग इवेंट जो है वो बड़े लेवल पे होस्ट कर रहा है। और इंडिया जो है वो एशियन जूनियर आप कह सकते हो अंडर 20 मेन एंड वुमेन, कैडेट अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप दोनों होस्ट कर रहा है 2023 की। और एग्जैक्ट जगह कौन सी है? अहमदाबाद। आपको एग्जैक्ट जगह पूछी जा सकती है, मैं किसी ना किसी क्वेश्चन ऑफ द डे में भी इसको पूछ लूंगा, तो ध्यान रखना है अहमदाबाद में इसको होस्ट किया जाएगा, गुजरात के अंदर। और टूर्नामेंट मार्च और अप्रैल 2023 में खेला जाएगा, मतलब अगले साल इसी टाइम पीरियड पे ये टूर्नामेंट जो खेला जा सकता है। तो याद रखना है एशियन जूनियर अंडर 20 वुमेन एंड मेन और कैडेट अंडर 17 मेन एंड वुमेन दोनों ही जो है वो फेंसिंग चैंपियनशिप इंडिया होस्ट कर रहा है। और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी जनरल है, याद रखोगे, वो राजीव मेहता है। वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो न्यूज में रहेगा तो याद रहेगा। नेक्स्ट, यूपिटर हैज एन आइडेंटिकल ट्विन अबाउट 17,000 लाइट ईयर्स अवे। तो एक एक्सोप्लैनेट जो है वो ढूंढा गया है जो 17,000 लाइट ईयर्स अवे है इस पृथ्वी से। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि ये डिटेक्ट किया है एक टेलीस्कोप ने जिसका नाम है केपलर स्पेस टेलीस्कोप। याद रखना है केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 2016 में आप कह सकते हो कि सबसे पहली बार इसने इस एक्सोप्लैनेट को देखा था, लेकिन अब पूरी तरह से इसको कंफर्म किया गया, बिल्कुल युपिटर की तरह ये दिखता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने इसको नाम दिया है, क्या दिया है? K2 2016 BLG 0005 LB। तो याद रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप इसलिए K2 यूज किया गया, 2016 में पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था। इसका भी जो मास है वो बिल्कुल सिमिलर है जितना युपिटर का है, और सिमिलरली लोकेशन है इसकी, जितनी युपिटर की जो है वो सन से है उतनी ही इसकी जो है वो उसके स्टार से है। तो मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि उसके जैसा ही है, इसलिए इसको ट्विन युपिटर कहा गया है। और इस प्लैनेट को ढूंढने के लिए आप कह सकते हो साइंटिस्ट ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज किया है। और आप कह सकते हो कि इसका नाम जो है वो आपने एक बार पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंटली आपने इसको याद रखना, लेकिन फिर भी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ इस तरह की न्यूज़ जो है वो आजकल चल रही थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, इंडिया और कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है कि जो उन्होंने प्रपोजल साइन किए थे स्पेस में, माइनिंग में, मैरीटाइम में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है इंडिया की इस कंट्री के साथ, और वो है ओमान। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और वो प्रपोजल जो ऑलरेडी साइन हो चुके हैं 4 फील्ड के अंदर, स्पेस के अंदर, माइनिंग, मैरीटाइम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इन सेक्टर्स के अंदर जल्दी से जल्दी टाइज को अपग्रेड करके इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो आप कह सकते हो अरेबियन सी वाले एरिया में अगर ध्यान से देखोगे तो पानी को शेयर करते हैं, और उनकी कमिटमेंट है कि हम पानी के रास्ते ही जो है वो इन चीजों का मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेड कर सकें, और साथ ही साथ रीजनल सेफ्टी के ऊपर फोकस करें और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करें। और इंडिया और ओमान का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो आज से नहीं है, 1955 में हमने ओमान के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के बेसिस पे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, और अब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं। लाइक कोई भी चीज उनको चाहिए हमसे, हमें उनसे चाहिए, तो हम उस बेस पे जो है वो ट्रेड करते हैं। तो आप देख सकते हो ओमान ऐसा पहला कंट्री भी बना है इस एरिया के अंदर, जो कि आप कह सकते हो गल्फ ऑफ ओमान के आसपास का एरिया है, जो कि अप्रूवल देता है कोवैक्सिन को। ये बहुत बड़ी बात है, ये इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पे हम इंडिजीनियसली बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो यहाँ से सक्सेसफुल होता है। और एक एमओयू भी साइन हुआ है इंडिया पोस्ट और ओमान पोस्ट का, ताकि इंडिया ओमान ज्वाइंट कोमेमोरेटिव स्टैंप जो है वो इशू की जाए। तो इस कोमेमोरेटिव स्टैंप जब भी इशू होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा रिलेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हम उसको बहुत अच्छे लेवल पे आगे लेके जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है सिर्फ कंट्री जो है वो ओमान है। कौन उस एडवाइजरी कमेटी को लीड करेगा जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी? मतलब सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीज को हमने आगे बढ़ाना है, और यूनियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, क्योंकि ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन या उसकी इनोवेशन को आगे बढ़ाना है।
और जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे वहीं जो हैं वो इसके क्या होंगे, हेड होंगे। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव है, वहीं इसके हेड होंगे। तो सिंपल याद रखना है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया था ताकि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है उसके तहत जो है वो हम अलग अलग तरह का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अलग अलग स्टेट्स में बना सकें। तो इसमें आप कह सकते हो रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर काम होगा, इसमें ग्लोबल टाई-अप्स किए जाएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमएसएमईज जो हैं या मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप जो हैं वो इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकें। अब आते हैं हम वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है कि एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट के तहत कहा गया कि ऑनलाइन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड म्यांमार के अंदर जो 74% बढ़ चुका है अगर आप 2020 के मुकाबले इसको कंपेयर करोगे। और रिपोर्ट का नाम है गोइंग वायरल म्यांमार वाइल्ड लाइफ ट्रेड एस्केलेट्स ऑनलाइन 2021। तो ऑनलाइन ट्रेड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप कह सकते हो ऑनलाइन इलीगल ट्रेड म्यांमार के अंदर बढ़ा है और वो और बढ़ता जा रहा है, अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया गया कि चार में से तीन जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो ह्यूमंस को एनिमल से ही फैलती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह से ट्रेड को रोका जाए और किसी तरह से हम इनकी पोचिंग या इनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको हमें रोकना होगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की जब हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर स्विट्जरलैंड में और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1961 में हुआ था। अमेज़न ने 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप किया है ताकि वो सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन जो है वो लॉन्च कर सकें। और ये 3 कंपनीज कौन कौन सी हैं, एक तो ब्लू ओरिजिन है, एक यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है, एक एरियन स्पेस है। तो इनके साथ टाई अप किया है ताकि जो इनका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्यूपियर, आप नाम याद रख सकते हो, प्रोजेक्ट क्यूपियर। तो प्रोजेक्ट क्यूपियर के तहत हाई स्पीड जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो पूरे ग्लोब में अमेज़न प्रोवाइड करेगा। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन ब्लू ओरिजिन, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और एरियन स्पेस के साथ टाई अप किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपना 8% स्टेक जो है वो सेल कर रहा है। किसके अंदर से वो सेल कर रहा है? इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। और साथ ही साथ ये फाइनेंस जो है वो फिर आगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। आप कह सकते हो कि जो इसार्क है या आप कह सकते हो इसका पूरा नाम इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, ये कंट्री की फर्स्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और अंडरटेकिंग्स को कवर करता है। मतलब लोगों का जो डेट है उसको एसेट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, बैंक्स का जो एनपीए है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो राज किरण जी हैं और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। नेक्स्ट, बैंक्स रिपोर्ट दी गई है आरबीआई की तरफ से और फ्रॉड जो है वो बैंक्स के अंदर बढ़ गए हैं। 34,097 करोड़ रुपीस के फ्रॉड हुए हैं पहले 9 महीने में 2021 के, मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 22 में। आरबीआई के डाटा ये कहता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो गए हैं, जिसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक टॉप करता है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर टोटल 10 फ्रॉड हुए हैं, तो उसमें टोटल 4820 करोड़ 4820 करोड़ रुपीस जो है वो चले गए हैं। और बैंक ऑफ इंडिया में फ्रॉड जो हैं वो टोटल ज़्यादा हुए हैं, 13 फ्रॉड हुए हैं, लेकिन उसका जो कॉस्ट वैल्यू है वो 3925 करोड़ रुपीस है। तो आप कह सकते हो इंडिया हर दिन 100 करोड़ रुपया जो है वो बैंक्स के फ्रॉड के अंदर जो है वो जा रहा है। पिछले 7 सालों से ऐसा ही हो रहा है। इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो $50 बिलियन से बढ़ गया है, ये पहली बार हुआ है। सिर्फ इस डाटा को याद रखें, इस लाइन को पढ़ लें। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी कम्युनिटी इन रवांडा 2022 7 अप्रैल। तो इतना याद रखने वाला दिन नहीं है कि आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो तुत्सी कम्युनिटी है रवांडा के अंदर, उसके ऊपर जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर अत्याचार करती है कौन सी कम्युनिटी? हुत्तू एक्सट्रीमिस्ट लेड गवर्नमेंट है, वो जो है वो इनके ऊपर जो है वो आप कह सकते हो अलग अलग तरह की वायलेंस करती है। तो ये जो आप कहते हो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल 1994 को ये जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था, ये मास किलिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। इसको रवांडा सिविलियन वॉर भी कहा जाता है और 100 दिन तक ये आप कह सकते हो मास किलिंग चली, जिसमें 1 मिलियन मेंबर्स जो हैं वो तुत्सी कम्युनिटी के मारे गए। तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो जेनोसाइड था, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गए। तो उसी की रिमेम्बरेंस में इस दिन को मनाया जाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 7 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के अंदर कितने डिजिट्स आते हैं। तो बहुत ही सिंपल था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो है वो एक यूनिक 11 डिजिट कोड है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट और डिजिट्स जो है वो दोनों यूज किए जाते हैं, ताकि आप ऑनलाइन अगर फंड को ट्रांसफर करते हो, चाहे वो आप एनईएफटी के थ्रू कर रहे हो, चाहे आरटीजीएस के थ्रू कर रहे हो, चाहे इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के थ्रू कर रहे हो, तो आपको आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल 11 डिजिट्स को 3 पार्ट में बांटा जाता है। जो पहले 4 होंगे वो बेसिकली किसी बैंक का नाम होंगे, बैंक का नाम होता है। 5वां जो है वो 0 होता है, कंट्रोलिंग डिजिट कहा जाता है उसको। और लास्ट 6 जो है वो ब्रांच कोड होगा। वो क्या होगा? ब्रांच कोड होगा। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? ओवरड्राफ्ट जो है वो किसके अंदर कवर किए जाएंगे? तो आपने याद रखना है ओवरड्राफ्ट जो है वो किसका पार्ट होंगे। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, लेकिन मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले। बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके आगे नहीं बढ़ोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।